हाँ जी। तो एंजाइम जो है ये अगर आप लोग देखें तो बायोकैटलिस्ट है एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन जितने भी होते हैं तो उनको जो है स्पीड अप करने के लिए उनके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए मोस्टली जो है जो लिविंग कैटलिस्ट यूज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। एंजाइम हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं और ये जो है प्रोटीनिशियस इन नेचर होते हैं। एंजाइम जो है जितनी भी बायोकेमिकल प्रोसेस हमारे बॉडी में है, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इन सारे केमिकल रिएक्शन को अ कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ एंजाइम जो है क्या कहते हैं, वो मॉनिटर करता है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके बॉडीज में मोस्टली जो है एंजाइम प्रेजेंट है और जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन सबको जो है वो कैटलाइज करते हैं। एंजाइम जो है ऑक्सीडेशन भी काज करते हैं, एंजाइम जो है रिडक्शन भी काज करते हैं, एंजाइम जो है वो हाइड्रोलिसिस भी काज करते हैं, एंजाइम्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर फंक्शंस, हाईली स्पेसिफिक इन फंक्शन अपने काम के खासे माहिर होते हैं। तो मोस्ट ऑफ एंजाइम जो है 3 डायमेंशन 3 स्ट्रक्चर और टर्सरी फॉर्म में, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर फॉर्म में भी होते हैं। इट हैज बीन एस्टिमेटेड जो कोई भी जो है लिविंग सेल्स होता है, तो जो भी लिविंग सेल्स होता है तो इट कंटेन अराउंड अबाउट 30 जो है सॉरी 30 या जो है ये सॉरी 3000 जो है इसमें राउंड अबाउट जो है डिफरेंट टाइप्स जो है वो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। और ये एंजाइम जो है इनको खास स्पेसिफिक जो है टास्क ये होते हैं और हर एक एंजाइम जो है वो अपने अपने काम का माहिर होता है एंड दे आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन, ये अपने काम के खासे माहिर होते हैं। ठीक है, दे आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन, ये अपने काम के खासे माहिर होते हैं। ये जनरल इंट्रोडक्शन है, प्रोटीनिशियस इन नेचर होते हैं और ये मोस्टली जो है जितनी भी केमिकल रिएक्शन को ज्यादातर कैटलाइज करते हैं तो वो होमोजेनाइज फॉर्म में होते हैं। सो एंजाइम कैटालिसिस इज मोस्टली जो है इन होमोजेनाइज कैटालिसिस में ये आ जाता है। अगर हम आगे जाएं तो इसमें फॉर एग्जांपल बस ये जनरल इंट्रोडक्शन, ये फिलहाल जनरल इंट्रोडक्शन की बातें हैं एंजाइम से रिलेटेड। फिर इस पे जो है हमने कैटेगराइज करने हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम है, डाइजेशन में इन्वॉल्व है। बाज एंजाइम ऐसे हैं फॉर एग्जांपल जो है जिसको हम इंडस्ट्रियली जो है यूज करते हैं उनको भी हमने इंट्रोड्यूस करवाना है। बाज एंजाइम्स की जो इनहिबिशन है, तो आप लोगों के कोर्स का जो हिस्सा है एंजाइम्स, सम इम्पॉर्टेंट एंजाइम एंड देयर फंक्शन, ठीक है, उनका इंट्रोडक्शन है और साथ में जो है इनहिबिशन और प्लस जो है कौन कौन सी कंडीशन पे एंजाइम्स की जो एक्टिविटीज होती है वो ऑप्टिमम होती है, मैक्सिमम होती है, मिनिमम कौन सी कंडीशन पे होती है। तो ये अगर आप लोग गौर से देखें यहाँ पे जो है डायरेक्टली हम यहाँ पे लेते हैं कि फॉर एग्जांपल जो कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो उनकी डाइजेशन जो है वो स्टार्ट होती है माइलेज एंजाइम। तो मोस्टली जो है अगर आप देखिए डाइजेशन ऑफ मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स है बिगिंस इन द माउथ बाय amylase enzyme जो है and that is responsible for the partial digestion of the carbohydrates में ये इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, so it involves जो है breaks down the starches, तो starches को जो है क्या करता है, इनकी जो है हाइड्रोलिसिस करते हैं into डेक्सट्रीन एंड माल्टोसिस में जो है इनको क्या करवाते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं। ये पहला काम है एंजाइम। ये जनरल बातें, ये क्या है जनरलाइज फॉर्म में जनरल बातें। स्टार्च इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर जो है एमाइलेज इट इज कन्वर्टेड इनटू डेक्सट्रीन एंड जो है अगर आप लोग देखिए माल्टोज में ये कन्वर्ट होते हैं। तो जब हम कोई फूड लेते हैं और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं तो आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि यहाँ पे एमाइलेज एंजाइम जो है वो एक्टिव हो जाता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल इन ऑर्डर टू हाइड्रोलाइज, इसकी पार्शियल हाइड्रोलाइज करता है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखिए ये फूड जो है यहाँ से स्टमक में चला जाता है। स्टमक में देयर इज नो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन बिल्कुल नहीं होता है। एमाइलेज जो है इट डू नॉट रिएक्ट, जो है डू नॉट जो है हाइड्रोलाइज द सैंपल इन द गैस्ट्रिक जूस के प्रेजेंस में, क्योंकि वहां पे जो है एसिडिक कंडीशन इस तरह आ जाते हैं जिसकी वजह से उसकी जो एक्टिविटीज है मुकम्मल जो है खत्म हो जाती है। तो ये अगर आप लोग देखें इसके अलावा जो है फिर उसके बाद ये एक जनरल स्केच है। जो है अगर हम क्या करते हैं फूड लेते हैं तो जो है यहाँ पे मुंह में फूड आना, फिर उसके बाद स्टमक में जाना, फिर उसके बाद इंटेस्टाइन में जाना, स्टेप बाय स्टेप इस हर एक काम में जो है यहाँ पे एंजाइम लगे हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जब जैसे ही फूड इंटेस्टाइन में एंटर हो जाता है तो वहाँ पे पैंक्रियाटिक जूस, आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि वो उसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं, वो आ जाते हैं और इसके साथ कंटेक्ट में आते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल, वहाँ पे भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स हैं और वो भी रिस्पॉन्सिबल। स्टमक में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पेप्सिन है और वो पेप्सिन जो है उसका काम ये होता है कि वो प्रोटीन डाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है,
पेप्सिनोजेन और ये डिफरेंट टाइप्स है। खैर, तो पेंक्रियाटिक जो, तो हमने सिर्फ इसमें एक टारगेटेड मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट्स ली है, बाकी ये प्रोटीन हम नहीं ले रहे, बस जस्ट ओनली फिलहाल कार्बोहाइड्रेट ली है। तो कार्बोहाइड्रेट में पेंक्रीज जो है, जो पेंक्रियाटिक जूस होता है, तो इट कंटेन जो है माइलेज एंजाइम व्हिच एक्ट ऑन पॉलीसेकेराइड्स, जो कि पॉलीसेकेराइड्स है, डेक्स्ट्रीन्स है, पॉलीसेकेराइड्स उन पे ये काम करते हैं। और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखिए, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम होते हैं, जिसमें माल्टेज है, लेक्टेज है, सक्रेज है, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट इट इनटू मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम है, जो कि डाइसेकेराइड्स पे काम करते हैं। तो बाज़ एंजाइम ऐसे होते हैं जो कि पॉलीसेकेराइड्स पे काम करते हैं, बाज़ एंजाइम ऐसे हैं जो कि सिर्फ जो है ओलिगोसेकेराइड्स पे काम करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम, तो एमाइलेज वर्क ऑन द पॉलीसेकेराइड्स हैं, और बाज़ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि मोस्टली जो है ऑन द वर्क ऑन द डाइसेकेराइड्स, जो है ओलिगोसेकेराइड्स पे जो है वो काम करते हैं। ठीक है, बट लेकिन फिलहाल यहाँ पे कार्ब्स पे ही बात हो रही है कि ये कार्ब्स जो है इनकी डाइजेशन हो रही है। नेक्स्ट जो है अगर आप लोग इसी में देखें, यहाँ पे ये हमने एक जनरल जो है कार्ब्स की बात की, एक सारा फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्ब्स हमने ले लिया है। तो स्टमक में जो है दो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन पेंक्रियाटिक जूस में आते हैं। पेंक्रियाटिक जूस जो है वो, उसमें अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ओलिगोसेकेराइड्स की और पॉलीसेकेराइड्स के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम जो है वो अपने काम में लगे होते हैं। इसके अलावा जो है फूड में फैट्स, हमारे फूड का एक अनदर पोर्शन भी है जिसको हम फैट्स कहते हैं, और इसकी हाइड्रोलिसिस जो है इज आल्सो इनिशिएटेड बाय द, आप लोगों ने सुना होगा कि लैंग्वेज लाइपेज एंजाइम है, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, जो है इसकी पार्शियल डाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाता है, एंड दैट इज जो है सिक्रेटेड कहाँ से, एब्डोमिनल ग्लैंड जो है इसको सिक्रेट करते हैं। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे राउंड अबाउट 30% ऑफ द हाइड्रोलिसिस जो है, यहाँ पे फैट्स जो होते हैं दैट आर ऑब्जर्व इन स्टमक में जो है इनकी हाइड्रोलिसिस होती है। अच्छा, द फैट्स एंटर इनटू द इंटेस्टाइन, जैसे ही 30% इनकी हाइड्रोलिसिस होती है, देन दे आर एंटर इनटू द इंटेस्टाइन्स, और इंटेस्टाइन से फिर जो है पेंक्रियाटिक जो है, तो दे फेसिस पेंक्रियाटिक जूस, और पेंक्रियाटिक जूस जो है उसमें भी अगर आप लोग देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। पेंक्रियाटिक लाइपेज है, एंड दैट इज आल्सो डिस्क्राइब्ड एज अ स्ट्रिप्सिन, इसको हम जो है क्या कहते हैं, स्ट्रिप्सिन भी इसको कहते हैं, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन एंड आल्सो फॉर द एब्जॉर्प्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप लोग देखिए द एंजाइम्स कंप्लीट हाइड्रोलाइज, इसकी जो है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में इन्वॉल्व होते हैं, इसकी कंप्लीट डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। जितना भी फूड होता है फैट्स का, वो सब के सब जो है अगर आप लोग देखिए तो यहाँ पे पेंक्रियाटिक जूस का जो लाइपेज होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल इन ऑर्डर टू डाइजेस्ट, और उसको एब्जॉर्ब भी करवाता है। ठीक है, तो ये जो है हम एक जनरलाइज, तो फूड में कार्ब्स हो गए, फूड का एक पार्ट जो है ये हमारे फैट्स का हो गया। तो फैट्स में यहाँ पे मोस्टली अगर आप देखें लाइपेज एंजाइम्स है, वहाँ पे एमाइलेज एंजाइम्स है, वहाँ पे अगर आप लोग देखें माल्टेज एंजाइम्स है, सक्रेज एंजाइम्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम जो है वहाँ पे इन्वॉल्व थे, और यहाँ पे भी जो है एक सीरीज ऑफ एंजाइम जो है वो अपने काम में लगे होते हैं, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल इन ऑर्डर टू डाइजेस्ट द फैट्स, फैट्स को वो डाइजेस्ट करें। इसके अलावा जो है अगर हम यहाँ पे आते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, तो हमारा फूड का एक अनदर पोर्शन है जिसको अगर आप लोग देखें तो प्रोटीन्स है, और यहाँ पे जो है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, जिसकी हम कहते हैं कि यहाँ पे इनकी जो हाइड्रोलिसिस होती है दे आर मोस्टली स्टार्ट इन द स्टमक में जो है। तो when proteins enter into the stomach, it stimulate the gastric, जो है यहाँ पे मतलब ये गैस्ट्रिक जूस जो है वो स्टिमुलेट होता है, और उसमें जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिन सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन गैस्ट्रिन फ्रॉम द गैस्ट्रिक म्यूकोसल सेल्स होता है, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू एंटर, जो है वो क्या एंटर करते हैं फूड के लिए, क्या प्रोवाइड करते हैं, आप लोगों ने पेप्सिन एंजाइम प्रोवाइड करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जो है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में वो इन्वॉल्व हो जाता है। So this gastrin stimulate the release of gastric juice, and which contain a hydrochloric acid भी इसमें होते हैं, और पेप्सिनोजेन that is also described as zymogen, जो है अगर आप लोग देखिए zymogen या पेप्सिनोजेन, these are the enzymes which are responsible for the digestion of proteins, प्रोटीन की डाइजेशन में जो है ये क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो ये खैर एक जनरल जो है इसके लिए कि प्रोटीन के बारे में जनरल स्केच है। The pH of the gastric juice is in the range of 1.5 से लेके 2.5 के रेंज में होता है, इस रेंज में जो है ये काम करते हैं। तो ये एक ऐसा वाहिद जो है एंजाइम है जो बहुत लो पीएच पे काम करता है, अदरवाइज मोस्टली जो है जो एंजाइम की एक्टिविटीज के लिए जो पीएच है वो 7 से और यहाँ पे जो है एबव है। ठीक है,
तो ये अगर आप लोग देखें एक जनरल जो है बात जो है इसके लिए एक और अगर आप देखें ट्रिप्सिन एंजाइम इज सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक जूस है, और जब ये रिलीज होता है तो इसमें भी इन द फॉर्म ऑफ एनेक्टिव फॉर्म में होता है। ये कौन से फॉर्म में होते हैं? एनेक्टिव फॉर्म, दैट इज कॉल्ड ट्रिप्सिनोजीन होता है। तो बाज एंजाइम ऐसे होते हैं जो कि एनेक्टिव होते हैं, तो उनको एक्टिवेट मतलब वो कैटलिस्ट का कैटलिस्ट जिसको हम कहते हैं, उनको एक्टिवेट करने के लिए अदर एंजाइम आ जाते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक हिम एक्टिव, उनको जो है एक्टिव बनाते हैं। इट्स ऑप्टिमम पीएच जो है अगर आप लोग देखें इस एंजाइम के लिए ट्रिप्सिन के लिए जो है अगर हम देखें तो वो 7 है, और ये एंट्रोकाइनेज जो है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जो है एक्टिवेटिंग ऑफ पेंक्रियाटिक ट्रिप्सिनोजीन इनटू ट्रिप्सिन बी जो है उसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन ऑर्डर टू एक्टिवेट हिम। तो बाद एंजाइम ऐसे होते हैं जब वो रिलीज होते हैं तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, तो अनदर एंजाइम आते हैं और फिर वो उनके एक्टिवेट करवाते हैं। मतलब वो जिस तरह हम कहते हैं कैटलिस्ट का कैटलिस्ट, एक कैटलिस्ट होता है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, फिर इस कैटलिस्ट की एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए एक अनदर कैटलिस्ट होता है, ठीक है, तो कैटलिस्ट का कैटलिस्ट। तो एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए अनदर एंजाइम भी, तो पास एंजाइम ऐसे होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। सो दिस ट्रिप्सिन जो है एंट्रोकाइनेज, this enzyme is responsible for activating the trypsinogen into trypsin B में जो है, और इस हाइड्रोलिसिस सेंट्रल पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये पेप्टाइडिक बॉन्ड जो सेंट्रल पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं ऑन विच द कार्बोक्सिलिक साइड, कार्बोक्सिलिक, अब यहाँ पे खैर आप लोगों को थोड़ी सी कुछ चीजों पे जो है आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ग्रुप बिलोंग टू द अमाइनो एसिड ग्रुप। अब अमाइनो एसिड्स में जो कार्बोक्सिलिक साइड्स होते हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड साइड है, एक NH2 साइड है, और एक कार्बन जो है अल्काइल साइड है, ठीक है ना। एक कार्बोक्सिलिक साइड है, एक अमाइनो साइड है, और एक अल्काइल साइड है। तो ये क्या करता है? स्पेसिफिकली सेंट्रल पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइडिक बॉन्ड कार्बोक्सिलिक साइड पे पेप्टाइडिक बॉन्ड पे जो है ये अटैक करता है और इसकी हाइड्रोलिसिस का करता है, ठीक है। मतलब ये कि ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटीन में इट हाइड्रोलाइज द सेंट्रल पेप्टाइड बॉन्ड्स इन व्हिच द कार्बोक्सिलिक ग्रुप बिलोंग्स टू द बेसिक अमाइनो। अच्छा, आप लोगों का फिजिक्स की क्लास भी इसके बाद है? हाँ, दिमाग हुसैन के दो बाजार पास आखिरी क्लास भाई, ठीक है। चले खैर, ये आज थोड़ा सा जो है क्योंकि हम सर के साथ बातें हो रही थी बिलाल साहब के साथ, उनको रिक्वेस्ट किया क्योंकि मेरे ख्याल में उसकी वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई चीजें, तो इंशाल्लाह कल से जो है वो आप लोगों को अभी प्रॉपर जो है टाइम टेबल दे देते हैं, क्योंकि उसने मेरे ख्याल में स्टूडेंट को कल कहा कि सबब क्लास इज मोवजिया गैब शो, बिलाल साहब गायब हो गए, फिर उसने किसी के साथ कंटेक्ट नहीं किया, तो इस वजह से जो है थोड़ी सी गड़बड़ आज क्लासेस में आप लोगों के लिए हो गया। तो ट्रिप्सिनोजीन, एंट्रोकाइनेज और ट्रिप्सिन, ये अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये हमारे लिए जनरल टाइप ऑफ प्रोटीन्स की बात जो हम कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे कीमोट्रिप्सिन जो है, यहाँ पे काइमोट्रिप्सिन अगर आप लोग देखें यहाँ पे ये अनदर टाइप ऑफ जो है इट इज जो है अनदर टाइप ऑफ एंजाइम्स है, और इसको एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम्स कहते हैं। अच्छा, ये जो है सीक्रेटेड इन एनेक्टिव फॉर्म, ये भी एनेक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होते हैं, ये भी क्या होते हैं? ये भी इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होते हैं। अच्छा, इनके भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं, तो हमने उनको जो है अगर आप लोग देखें उनको कंपैरिजन करवानी है कि कौन सा कहाँ पे काम करता है, कौन सी जगह पे जो है कौन सा एंजाइम जो है एक्टिवेट होगा, फिर उसके बाद वो कौन से साइट को जो है मतलब ये कि हाइड्रोलिसिस का करेगा। तो अगर आप लोग देखें इट्स ऑप्टिमम पीएच बिल्कुल 8 है, उसी रेंज में है जो आम हम जो है इट इज एक्टिवेटेड बाय ट्रिप्सिन, इसको जो है ट्रिप्सिन जो है उसको क्या करता है, ये इसको एक्टिवेट करवाता है। अच्छा, अब जब इसकी जो है एक्टिवेशन, तो ये क्या करता है? सेंट्रल पेप्टाइडिक बॉन्ड इन व्हिच द कार्बोक्सिलिक ग्रुप बिलोंग्स टू द एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। अच्छा, वो एरोमेटिक नहीं था, इससे पहले क्या था जो हमने इससे पहले डिस्कशन किए, उसमें अल्काइल था, वो एरोमेटिक नहीं एलिफैटिक था। और यहाँ पे जो है ये उस साइड्स को जो है टारगेट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें क्या हो, एरोमेटिक रिंग साइड जो अटैच हो, कार्बोक्सिलिक एसिड साइड एरोमेटिक रिंग साइड हो। तो इससे पहले जो हमने डिस्कशन वो एलिफैटिक था, और ये वो जो है सेंट्रल पेप्टाइडिक बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस करता है जो कि क्या हो, एरोमेटिक अमाइनो एसिड से हो। तो आप लोगों ने ट्रिप्टोफैन जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है अमाइनो एसिड है, तो उसमें एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होते हैं, तो ये कीमोट्रिप्सिन का काम है। और इससे जो पहला पॉइंट था वो एलिफैटिक जो है क्या करता है, एलिफैटिक सेंट्रल पेप्टाइडिक लिंकेज को जो है वो हाइड्रोलाइज कर रहा था। अच्छा, एक होता है यहाँ पे जो है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, तो ये जरा आप लोग देखें ये जनरल, ठीक है मेरे के, ये मेरे ख्याल में आप लोग सुने प्लीज, ये इसमें नहीं है, ठीक है, ये टेडबिट्स में है,
ये आप लोगों के इसमें टिडबिट्स पे है, वो सिर्फ इसको अदरवाइज हमारा बस डायरेक्ट जो है वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन था अबाउट द एंजाइम्स, और फिर उसके बाद जो है जो फैक्टर्स थे उस पर हमने डिस्कशन करी थी। लेकिन ये है कि ये टिडबिट पे आप लोगों के हैं, तो इस वजह से सीक्रेट बाय पेंक्रियाज एंजाइमोजीन जो है। और ये अगर आप लोग देखें इसमें कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए एंड बी, ठीक है, इसमें दो कंपोनेंट्स हैं इसमें कार्बोक्सी, तो CBA CBB, ठीक है। यहाँ पे ये ब्रेक डाउन द डाइटरी प्रोटीन, जो आम प्रोटीन डाइटरी प्रोटीन है, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल, उनकी ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व होते हैं इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, और दे आर रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट इनटू अमाइनो एसिड्स। तो ये अगर आप लोग देखिए कार्बोक्सी पेप्टाइडेज A and B, these are the type of enzyme which are responsible in order to break down, in order to hydrolyze the dietary proteins जो होते हैं उनको जो है क्या कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है अमाइनो एसिड में जो है इसको क्या कहते हैं रिलीज करता है। ये कार्बोक्सी अगर आप देखिए पेप्टाइडेज A and B जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, ए मोस्टली जो है डाइजेस्ट द प्रोटीन बाय जो है हाइड्रोलिसिस ऑफ सी टर्मिनल। ये अगर आप देखिए सी टर्मिनल पेप्टाइडिक, सी टर्मिनल, कार्बन टर्मिनल, अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक टर्मिनल नहीं है, अब यहाँ पे जो है कार्बन टर्मिनल ऑफ द पेप्टाइड पार्ट, जिसके दो पार्ट है। अगर आप लोग देखिए एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक अमाइनो ग्रुप है, एक कार्बन टर्मिनल है, जिसको हम जो है क्या कहते हैं अल्काइल टर्मिनल कहते हैं। तो ये अगर आप लोग देखिए तो ये ए जो है CPA दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू डाइजेस्ट जो है कार्बन टर्मिनल ऑफ द पेप्टाइड पार्ट, एंड पार्टिकुलरली जो है दोस्त जो कि क्या हो एरोमेटिक्स हो, एरोमेटिक साइड हो या एलिफेटिक, दोनों को जो है मोस्टली जो है इन पे जो है ये टेक करते हैं और इनकी हाइड्रोलिसिस ये काज करते हैं। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज A CPA CPB एंड CPA, ये अगर आप लोग देखिए तो स्पेसिफिकली जो है तो ये इनके क्या है मतलब ये कि जो डाइटरी प्रोटीन्स होते हैं, तो कार्बन साइड्स जो कि अदर देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, अदर देन NH2 ग्रुप हो, उस साइड से अदर देन कार्बन जो साइड होते हैं उनकी जो है क्या कहते हैं साइड चेन एलिफेटिक हो, एरोमेटिक रिंग्स हो, तो उनकी हाइड्रोलिसिस ये काज करते हैं, ठीक है। तो ये इन एंजाइम के ये आप लोगों के मैंने कहा ना कि ये हमारे बुक में टिडबिट में है, ठीक है। तो ये इस तरह कोर्स का हिस्सा डायरेक्ट नहीं है, बस हमने सिर्फ जो है स्पेसिफिकली ये जो है अगर आप देखें CPB है तो वो CPA है, ये CPB जो है अगर आप देखें सी टर्मिनल, और यहाँ पे जो है टर्मिनल लेकिन कौन से L-आर्जिनिन, ठीक है, और दूसरा जो है लाइसिन वाले जो है, तो L-आर्जिनिन और L-लाइसिन जो है रेजिड्यूज फ्रॉम द पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन चेन जो होते हैं, तो उनकी हाइड्रोलिसिस में स्पेसिफिकली जो है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज इन्वॉल्व होते हैं। तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं प्लीज आप लोगों के लिए सिर्फ इंट्रोडक्शन पॉइंट है, मतलब ये कि ये कोई कोर्स का हिस्सा नहीं है, बस सिर्फ जस्ट ओनली टू इंट्रोड्यूस के आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि एंजाइम जो है दे आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन, और हर एक एंजाइम को अपना अपना काम जो है वो अपने अपने काम में लगे होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर जो है वो अगर आप लोग देखें यहाँ पे द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को इफेक्ट करते हैं, तो पहला जो काम है हम जब पहला फैक्टर जो हम लेते हैं वो है द टेम्परेचर, ये हमारे कोर्स का हिस्सा है, ठीक है। इससे पहले वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, लेकिन आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बाकी चीजों की कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों ने सिर्फ फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटीज एंड प्लस द इनहिबिशन ऑफ जो है एंजाइम, सिर्फ ये दो टॉपिक आपके कोर्स में, आप लोगों ने इस पे ज्यादा फोकस रखना है, ठीक है। ये दो चीजें हैं जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है बार बार आते हैं। तो टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वी नो दैट विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द चांस ऑफ कोलिजन बिटवीन द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, और जितनी ये चांस ऑफ कोलिजन जो है इंक्रीज होते हैं मोर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनते हैं, और जितने ज्यादा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेंगे जल्दी जल्दी ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो क्या है इट्स हाईली जो है मतलब ये कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है, चाहे वो बायोकेमिकल रिएक्शन हो या आम जो है अगर आप लोग देखें नॉन बायोकेमिकल जो है आम रिएक्शन हो, तो जो भी रिएक्शन है चाहे बायोकेमिकल रिएक्शन हो या फॉर एग्जांपल नॉन बायोकेमिकल रिएक्शन है, इन दोनों में जो है टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा चांस ऑफ कोलिजन बिटवीन द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, तो क्या टेम्परेचर इंक्रीज करने से द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज होती है, और जितनी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ज्यादा होगी तो आप लोगों के पास मोर नंबर ऑफ द पार्टिकल इसी के साथ इंटरेक्ट करेंगे, मोर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेंगे,
और जल्दी जल्दी जो है आप लोगों के पास क्या होगी, यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो टेम्परेचर एट विच द एंजाइम जो है, जिस टेम्परेचर पे द एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं, उस टेम्परेचर को हम क्या नाम देते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। और ये मोस्टली 37 डिग्री सेंटीग्रेड के रहेंगे। तो द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द एंजाइम एक्टिविटी जो है वो क्या है, वो 37। अगर मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंजाइम की एक्टिविटी को देखूँ तो ये बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। एंजाइम की जो एक्टिविटीज होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। ठीक है, एंजाइम जो है वो फिर भी जो है लीस्ट रिएक्टिव हो जाते हैं जितना टेम्परेचर इंक्रीज होते हैं। 37 से बहुत टेम्परेचर पे जब हम जाते हैं, बट देयर आर सम टाइप एंजाइम्स हैं which are जो है जो कि काम करते हैं, प्लीज फॉर एग्जांपल जो है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर पे भी काम करते हैं। दैट इज द यूरिएज एंजाइम का नाम आप लोगों ने शायद सुना हो। हाँ, ठीक है, कि वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक जो है वो भी चले जाते हैं। टेम्परेचर एट विच द रेट इज फास्टेस्ट। ठीक है, तो उसको टेम्परेचर को जिस पे द रेट फॉर द बायोकेमिकल रिएक्शन जो है सबसे फास्टेस्ट हो और जिसपे एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी शो करें, तो उस टेम्परेचर को हम क्या नाम देते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर का नाम देते हैं फॉर दैट एंजाइम। ये उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर के लिए प्लांट में एक एंजाइम है एंड दैट इज नेम इज यूरिएज एंजाइम एंड इट वर्क जो है अराउंड अबाउट 600 नहीं, ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है तो ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जो है ये मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। अच्छा, और दूसरा जो है फैक्टर जो है वो पीएच है। तो एंजाइम जो है पीएच बहुत ज्यादा होता है तो भी एंजाइम की एक्टिविटी इफेक्ट होती है, पीएच बहुत कम होता है तो भी एंजाइम की एक्टिविटी कम होती है। अब ऑप्टिमम जो है आप लोगों के पास पीएच वो होता है जिसपे एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी शो करे, जिसपे एंजाइम क्या शो करे, मैक्सिमम एक्टिविटी शो करे, तो उस जो है पीएच को हम क्या नाम देते हैं, याद रखिए उसको हम ऑप्टिमम पीएच। तो फॉर एवरी एंजाइम देयर इज ऑप्टिमम पीएच इट विच दे शो मैक्सिमम एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल पेप्सिन है तो राउंड अबाउट उसके लिए ये सिचुएशन है। ये सिर्फ एक एंजाइम इस तरह है, बाकी मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं तो उनके लिए जो ऑप्टिमम पीएच होता है वो इन द रेंज ऑफ 5 से लेके 9 के रेंज होता है। वाइल दैट जो है अगर आप पेप्सिन एंजाइम को देखें तो 8 और 9 के दरमियान में जो पीएच होता है उसमें जो है वो मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द एंजाइम हैव ऑप्टिमम पीएच एक्टिविटीज इन द रेंज ऑफ पीएच 5 से लेके 9 के रेंज होते हैं। ये इसके लिए ऑप्टिमम कंडीशन कैटेगराइज होते हैं। ठीक है, और इन कंडीशन पे जो है दे शो मैक्सिमम एक्टिविटीज जो है ये शो करते हैं। अच्छा, अब ये हमारे लिए दूसरा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये तो एग्जाम में अक्सर आप लोगों का एंजाइम से बायोकेमिस्ट्री से जब भी क्वेश्चन आते हैं तो प्रोटीन्स और एंजाइम से यही क्वेश्चन होता है, एंजाइम इनहिबिशन। आल्दो ये बहुत सिंपल टॉपिक है और आसान सा टॉपिक है। ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो एंजाइम की एक्टिविटीज को इंक्रीज करते हैं उनको हम प्रोमोटर्स कहते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट को या एंजाइम की एक्टिविटीज को रिड्यूस करवाते हैं उनको हम इनहिबिटर कहते हैं। वी कैन आल्सो डिस्क्राइब एज अ पॉइजनर। उसको हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, क्या नाम देते हैं, पॉइजनर। ये पॉइजनर है, ये क्या करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटीज को रिड्यूस करते हैं, तो दे आर डिस्क्राइब एज इनहिबिटर। इनको हम इनहिबिटर का नाम देते हैं। सो द प्रोसेस बाय विच द एक्टिविटीज ऑफ एंजाइम the process by which the activities of an enzyme is decreased the process by which the activities of an enzyme is decreased are inhibited or poisoned by addition of certain जो है क्या करते हैं substances। तो certain substances ऐड करने से अगर हमारे पास एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो डिक्लाइन की तरफ जाती है, डिक्रीज की तरफ चली जाती है, तो इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, इनहिबिशन कहते हैं। इनहिबिशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो है रिएक्शन स्टार एंजाइम इनहिबिशन। तो द प्रोसेस बाय विच द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज डिक्रीज बाय एडिशन ऑफ ए सब्सटेंस। एक सब्सटेंस हम ऐड करते हैं बाय एडिशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस जो है, जब भी हम इसमें कोई सब्सटेंस ऐड करते हैं और वो एंजाइम्स की रिएक्टिविटी को डिक्लाइन की तरफ लेके चला जाता है, इस प्रोसीजर को हम क्या नाम देते हैं, इनहिबिशन का ऑफ एंजाइम्स का नाम देते हैं। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे जो है एंजाइम जो इनहिबिशन है, एंजाइम इनहिबिशन, ये अगर आप अच्छा इस तरह से जा रहे हैं, इस तरह करना है, क्या खबर है यार, ठीक है। द सब्सटेंसेस व्हिच इनहिबिट द एक्टिविटीज ऑफ एंजाइम्स, हर वो सब्सटेंस जो कि एंजाइम की एक्टिविटीज को जो है क्या कहते हैं, रिड्यूस करवाते हैं, इज आल्सो नोन एज इनहिबिटर। वी कैन आल्सो कॉल पॉइजनर। उसको हम क्या नाम देते हैं, पॉइजनर का नाम भी देते हैं। तो हर वो सब्सटेंस जो कि एंजाइम की एक्टिविटीज को रिड्यूस करवाता है, डिक्रीज करवाता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, इज नोन एज इनहिबिटर। उसको हम इनहिबिटर का नाम देते हैं। अच्छा, इनहिबिटर जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स हैं।
एक होते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर, एक होते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर। थोड़ा सा मैं इसमें डिस्कशन करना चाहता हूँ रिवर्सिबल इनहिबिटर। अच्छा, रिवर्सिबल इनहिबिटर ऐसे हैं, एक होते हैं रिवर्सिबल, सॉरी एक इरिवर्सिबल, एक इनहिबिटर ऐसे होते हैं कि ये इनहिबिटर जो है जब आपस में एड करते हैं एंजाइम में, तो वो चला जाता है और एक्टिव साइट के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है। ठीक है, ये एंजाइम है और ये इनहिबिटर आ जाते हैं और उन एक्टिव साइट को ब्लॉक कर लेते हैं और इनके साथ केमिकल रिएक्शन में कोवेलेंट बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाता है। और फिर ये क्या करते हैं, एंजाइम को डीनेचर कर लेता है। जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो एंजाइम तो डीनेचर हो गया। तो इस तरह के, और फिर इसको बॉन्ड को तोड़ना, ये फिर हमारे बस की बात नहीं है कि हम इस बॉन्ड को तोड़ें। इस बॉन्ड को तोड़ना फिर ये हमारे बस की बात नहीं है कि इस बॉन्ड में हम फिर क्या करें, एनर्जी ऐड कर इस बॉन्ड को तोड़ लें, ये हमारे पास की बात नहीं है। तो ऐसे यही इनहिबिटर जब आप एंजाइम में ऐड करें और दे आर इन्वॉल्व इन कोवेलेंट बॉन्ड विद द एंजाइम थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, तो इनको हम इरिवर्सिबल इनहिबिटर में। सो व्हेन इनहिबिटर्स रिएक्ट एंड फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, van der Waals नहीं, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड एंड फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड विद जो है किसके साथ, विद द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ जो है क्या करे, ये स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। तो दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन टर्म इज अ इरिवर्सिबल इनहिबिशन। इसको हम इरिवर्सिबल इनहिबिशन का नाम देते हैं। दिस टाइप इज अ इनहिबिटर। द इनहिबिटर फॉर्म अ स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब उस बॉन्ड को तोड़ना, फिर जो है अगर हम इसको तोड़ते हैं तो मतलब ये कि डेफिनेटली हमने प्रोटीन्स को मतलब जो प्रोटीन है या जो भी एंजाइम है, एंजाइमदार प्रोटीन, उसको डीनेचर करना है, खत्म करवाना। तो यहाँ पे जो है स्टेबल है एंड इरिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स विद द एंजाइम। द कॉम्प्लेक्स राइट कैन नॉट बी, उसको हमें इसमें तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, वी कैन नॉट ब्रेक डाउन, इसको हम जो है इसमें तोड़ फोड़ नहीं कर सकते। क्यों, इन्होंने क्या कर लिया, यहाँ पे सबस्ट्रेट आ गया, एंजाइम के साथ रिएक्ट कर दिया और केमिकल रिएक्शन हो गई। फिजिकल इंटरेक्शन करे वो कोई मसला नहीं है, केमिकल इंटरेक्शन करे फिर मसला है। तो यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें, एन इरिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स विद द एंजाइम, द कॉम्प्लेक्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय फिजिकल और केमिकल मेथड टू रिस्टोर द एक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम। तो ये फिर हमारी बस की बात नहीं है कि हमें क्या करें, ऐसी जो है कंडीशन इसको प्रोवाइड करें कि एंजाइम को दोबारा डिस्कनेक्ट करें और जो द एक्चुअल फॉर्म ऑफ द एंजाइम है, मतलब ये जो इनहिबिटर उसको हमने डिटेच कर दिया और एंजाइम को दोबारा जो है अपने एक्चुअल ये फेज में रीस्टोर करें, तो फिर ये हमारी बस की बात नहीं। तो इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर, इसको हम रिवर्सिबल इनहिबिशन का नाम देते हैं। अच्छा, एक होती है रिवर्सिबल इनहिबिशन, इट्स अ फिजिकल इंटरेक्शन है। ये क्या करता है, वहां पे केमिकल रिएक्शन करता है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन फिजिकल इंटरेक्शन है, फिजिकल इंटरेक्शन। तो अगर आप लोग गौर से कहें तो इट इज अ टेम्पररी टाइप ऑफ इनहिबिशन है। कुछ टाइम के लिए अटैच हो गया, उस जगह को ब्लॉक कर लिया, सबस्ट्रेट चला गया और फिर जो है उसको डिस्कनेक्ट करवा। सो इट्स अ टेम्पररी टाइप ऑफ इनहिबिशन है, इट्स अ टेम्पररी टाइप ऑफ इनहिबिशन है वेयर द एक्टिविटी और जहां पे एक्टिव साइट्स होते हैं, वेयर द एक्टिव साइट्स, वेयर द एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम्स आर इनहिबिटेड फॉर सर्टेन टाइम, सर्टेन टाइम के लिए उसको इनहिबिट कर लेते हैं। फिर उसके बाद जब रिएक्शन जो है कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसको जो है आप दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं। एंजाइम कैन बी रिस्टोर, यहाँ पे वी कैन नॉट रिस्टोर द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, लेकिन इसको भी हम क्या कर सकते हैं, द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम कैन बी रीस्टोर, इनको हम दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं और एक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम्स कैन बी यहाँ पे कन्वर्टेड बैक टू द सेम एक्टिव फॉर्म। तो इनएक्टिव फॉर्म आर कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म कैन नॉट जो है, एक मतलब हमने यहाँ पे जो है इसके साथ सबस्ट्रेट ऐड कर दिया और इनहिबिटर ऐड कर दिया, इनहिबिटर ऐड करे वो कोवेलेंट बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया, फिर इसको जो है दोबारा रिस्टोर करना हमारी बस की बात नहीं है। लेकिन ये क्या है, रिवर्सिबल क्या है कि इसमें आप लोग ऐसे इनहिबिटर डाल दें जो कि क्या करें, एक्टिव साइट्स के साथ उस टेम्पररी टाइम इंटरेक्शन करें, लेकिन फिर उसके बाद जो है क्या हो जाए, वो आप लोगों के पास खत्म हो जाए और फिर रीस्टोर, हम उन एक्टिव साइट्स को दोबारा रीस्टोर कर सकते हैं। सो इट्स अ टेम्पररी टाइप ऑफ इनहिबिशन है, दैट इज द एक्टिविटी ऑफ द इनहिबिटेड एंजाइम कैन बी रिस्टोर्ड और द एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम कैन बी कन्वर्टेड बैक टू द सेम एक्टिव फॉर्म में दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं। तो इनहिबिशन क्या है, इनहिबिशन के टू टाइप्स है, एक रिवर्सिबल इनहिबिशन है और दूसरा इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल,
बात समझ आ रही है? तो इरिवर्सिबल में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और रिवर्सिबल में फिजिकल इंटरेक्शन। ठीक है, फिजिकल इंटरेक्शन। अब अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे सेकंड पार्ट जो है, यहाँ पे जब हम आते हैं तो अब इसमें जो हमारे लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ, एक है कम्पिटिटिव इनहिबिशन है। ठीक है, कम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है ये थोड़ा सा आप लोग प्लीज इसको भी क्लियर करें। कम्पिटिटिव इनहिबिशन है, फॉर एग्जांपल ये एंजाइम है, ये आपका सबस्ट्रेट है, ये क्या है, ये आपका सबस्ट्रेट है और ये इनहिबिटर है, ये एक जैसे शेप के। अगर आप सबस्ट्रेट को देखें ना तो इन दोनों में जो एक्टिव साइट है, तो ये एंजाइम है, अच्छा ये दोनों के जो है एक सिमिलर शेप के। अब इन दोनों में कंपटीशन लग जाता है, सबस्ट्रेट चाहता है कि मैं यहाँ पे कनेक्ट हो जाऊं, इनहिबिटर कहता है कि मैं यहाँ पे कनेक्ट हो जाऊं, दोनों में कंपटीशन लगी रह जाती है। कम्पिटिटिव इनहिबिशन, कंपटीशन दोनों में लगी हुई है, दोनों एक के साथ कंपटीशन में, ये कनेक्ट होने की कोशिश करे, वो भी कनेक्ट होने की कोशिश करता है। इनहिबिटर आ गया, सबस्ट्रेट की कनेक्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई। सबस्ट्रेट इनहिबिटर कनेक्ट हो गया, सबस्ट्रेट की कनेक्टिविटी कम हो गई, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है द इनहिबिटर compete with the substrate, the inhibitor compete with the substrate for the active site। इसका मतलब ये कि सबस्ट्रेट जिन एक्टिव साइट पे कनेक्ट होने की कोशिश करता है, आपका इनहिबिटर भी उन एक्टिव साइट पे कनेक्ट होने की कोशिश करता है। इसको हम कम्पिटिटिव में लेके आते हैं। जब दोनों एक्टिव साइट पे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं तो ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर में आ जाता है। ठीक है, द इनहिबिटर बाइंड्स टू द सेम एक्टिव साइट, उन ही एक्टिव साइट पे बाइंड होने की कोशिश करते हैं इनहिबिटर जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड होने की कोशिश करता है, तो दोनों में ये कंपटीशन लग जाती है और इसी वजह से इसको हम कम्पिटिटिव, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इसके लिए, तो द सेम एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स टू विच द एक्चुअल सबस्ट्रेट बाइंड। सो प्लीज द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम आर ब्लॉक्ड, कौन ब्लॉक करता है, द कम्पिटिटिव इनहिबिटर, तो ये ब्लॉक कर देता है। दैट्स व्हाई द सबस्ट्रेट की जो एक्टिविटी हो जाती है, उसकी जो कनेक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है, एंजाइम स्लो रेट के साथ रिएक्ट करता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे जो है सबस्ट्रेट क्या हो जाते हैं, अनएबल हो जाता है। तो ये इनहिबिटर आ गया, कनेक्ट हो गया, ब्लॉक कर लिया, तो सबस्ट्रेट की कनेक्टिविटी क्या हो जाती है, यहाँ पे वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो इट इज अनएबल टू ब्लॉक टू कनेक्ट एट दैट साइड जिसको ऑलरेडी कम्पिटिटिव इनहिबिटर ने ब्लॉक किया हुआ। तो ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर, तो इसका मतलब ये कि जो इनहिबिटर है और ये आप लोगों का जो सबस्ट्रेट है, दोनों जो है एक दूसरे के सिमिलर स्ट्रक्चर में, ठीक है ना, दोनों एक ही साइड से बाइंड होने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक अदर जिसको नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहते हैं। अच्छा, ये अगर आप लोग गौर से कि यहाँ पे ये एंजाइम है, ठीक है, ये आपका सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट आ रहा है, एक्टिव साइड पे कनेक्ट होने की कोशिश करता है। अब जो इनहिबिटर है वो क्या करते हैं, वो एंजाइम के इनएक्टिव साइड पे अटैच होता है। जब वहां पे अटैच हो जाता है तो इसकी अटैचमेंट की वजह से उसके साथ बाइंड बनाते इसकी एनर्जी कम कर देते हैं, एंजाइम की एनर्जी कम हो जाती है। जब एंजाइम की एनर्जी कम हो जाती है तो उसका कोलिजन विद सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसकी वजह से उसके रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्लाइन की तरफ जो है चला जाएगा। अब इन दोनों के जो है अगर आप लोग गौर से कि यहाँ पे जो है ये स्ट्रक्चर्स, तो यहाँ पे द इनहिबिटर हैज नो स्ट्रक्चर रिजेम्बलेंस, इन दोनों के जो है स्ट्रक्चर रिजेम्बलेंस एक दूसरे के साथ नहीं है, उनके हैं इनके नहीं है, यहाँ उनके थे यहाँ पे इनके नहीं है, विद द सबस्ट्रेट ऑफ द एंजाइम। ठीक है, तो नो कंपटीशन बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर। तो जिन साइड पे जो आप लोगों के पास, लेट्स सपोज ये साइट और इनहिबिटर यहाँ पे करें, इसको हम कहते हैं एलोस्टेटिक साइट। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे जो है क्या आता है, इनहिबिटर आता है और एलोस्टेटिक साइट पे कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एंजाइम की एनर्जी कम हो जाती है। तो जब एंजाइम की एनर्जी कम होगी वो स्लो रेट के साथ रिएक्ट करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज की तरफ हो चला जाएगा। सो द इनहिबिटर बाइंड्स टू द साइट अदर देन एक्टिव साइट फॉर द एंजाइम। ठीक है, सो देयरफॉर टू कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म। सुने ना प्लीज, देखो गुरे, इससे पहले क्या था, एक कॉम्प्लेक्स बन रहा था, एंजाइम और इनहिबिटर, एंजाइम और इनहिबिटर। अब यहाँ पे मसला है, अब यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट, एक तो ये हो गया, सॉरी जी, फिगर 3 है। हाँ देखो गुरे,
एंजाइम, तो यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट और दूसरा एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फिर इनहिबिटर आ गया कॉम्प्लेक्स, तो अब इन तीनों का कॉम्प्लेक्स। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में देयर आर टू कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म, तो देयरफॉर टू कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और फिर सेकंड में जो है एंजाइम सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। ये आप लोगों के पास इनकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये अगर आप लोग गौर से कहें नॉन कॉम्पिटिटिव, तो नॉन कॉम्पिटिटिव में और कॉम्पिटिटिव में सिमिलर स्ट्रक्चर, कंपटीशन, दोनों में कंपटीशन लग जाता है, ये भी लिंक होने की कोशिश करता है, वो भी लिंक होने की कोशिश करता है। और यहाँ पे जो है सबस्ट्रेट, फिर उसके बाद इनहिबिटर एलोस्टेरिक साइड पे कनेक्ट हो जाता है, इसकी वजह से एनर्जी कम, एक्टिविटी कम, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है। अच्छा, एक और पॉइंट जो है, अगर आप लोग देखें बस ये पिक्चर जो है सिर्फ आप लोगों को ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, और सॉरी नॉन कॉम्पिटिटिव के बाद अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो यहाँ पे अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, अब यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरह बन जाती है कि आपके पास सबस्ट्रेट है, एंजाइम है और इनहिबिटर है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और फिर इनहिबिटर आ जाते हैं, इन दोनों के साथ कनेक्ट हो जाता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और फिर इनहिबिटर आ जाता है, फॉर एग्जांपल ये कॉम्प्लेक्स बन के फिर इनहिबिटर आ जाते हैं, दोनों के साथ कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, ठीक है। तो इसको हम दिस टाइप ऑफ इनहिबिटर डज नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विद द एंजाइम, ना ये एंजाइम के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करता है, वो डायरेक्टली रिएक्ट कर रहे थे, लेकिन ये पूरे इस कॉम्प्लेक्स के साथ इंटरेक्शन करता है। जो कॉम्प्लेक्स बन जाता है एंजाइम और जो है सबस्ट्रेट का जो कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ये पूरे इस कॉम्प्लेक्स के साथ इंटरेक्शन करता है। वहां पे क्या था, वहां पे सिचुएशन डिफरेंट। तो अगर आप लोग देखिए तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर तो सिमिलर स्ट्रक्चर के, फिर उसके बाद नॉन कॉम्पिटिटिव जो है तो यहाँ पे एलोस्टेरिक साइड पे। अब ये क्या करता है, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, अब इनके साथ जो है क्या हो जाता है, इनहिबिटर कनेक्ट हो जाते हैं, पूरे कॉम्प्लेक्स के साथ कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी कम हो जाती है। जब एनर्जी कम होगी ये स्टोरेज के साथ रिएक्ट करती है। तो ये अगर आप लोग देखें सबके सब रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशन में आते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। सबसे ज्यादा पेपर में आपकी ये क्वेश्चन होता है एंजाइम से, सबसे ज्यादा आप लोगों के पेपर का जो रिपीटिशन क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रिवर्सिबल इरिवर्सिबल जो इनहिबिटर्स एंड एक्सप्लेन द रिवर्सिबल इनहिबिटर्स के जो टाइप्स हैं उनको एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो ये आप लोगों के एंजाइम से रिलेटेड जनरल पॉइंट्स हैं, ठीक है। हाँ जी, सुने प्लीज, बस यो सो खबर इधर सर को ना 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 टाइम देख है रहे सर भी क्लास के लिए आने वाले हैं, लेकिन आप लोग बस तो जो सो खबर है, हाँ एप्लीकेशन बस डायरेक्ट खबर ही दी, यही सब पक्की निशान हो रही, बस हवा की जर सर खबर है को, ठीक है। अच्छा, एक तो कपड़ों में हम सर्फ डालते हैं, ठीक है, साबुन डालते हैं, साबुन क्रश करते हैं, डालते हैं, सर्फ डालते हैं कपड़ों को वॉश करने के लिए, तो वो जो है केमिकल जो है वॉशिंग है डिटर्जेंट है। एक होते हैं बायो डिटर्जेंट, आजकल जो है बायो डिटर्जेंट यूज होते हैं, और बायो डिटर्जेंट जो है उनको जो है मोस्टली क्या करते हैं, ये बायो एंजाइम्स इसमें लॉन्ड्री वाले डिटर्जेंट हैं, फॉर एग्जांपल ड्राई क्लीन करवाते हैं तो बायो डिटर्जेंट ये पूरे जो है पेक है। बायो डिटर्जेंट उनकी स्लरी बनी होती है और वो स्लरी आप लोगों ने कपड़ों पे जहाँ पे दाग धब्बे होते हैं उस पर डाल देते हैं, ये उनको जो है क्या करते हैं, डाइजेस्ट करना शुरू करते हैं और उनको खत्म करवाते हैं और दाग धब्बों को उड़ाते हैं। तो यहाँ पे जो है बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर जो होते हैं, बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर, बायो पाउडर जो है लिक्विड्स जो है मोस्टली ये लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, पाउडर फॉर्म में भी होते हैं, कंटेन एंजाइम्स, इनमें एंजाइम्स होते हैं, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू रिमूव द ब्लड स्टेन, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू रिमूव द स्टार्च के जो स्टेन्स होते हैं उनको रिमूव करने में भी ये हेल्प करते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के जो डाइज होते हैं उनको भी रिमूव करने में भी हेल्प करते हैं। So these enzymes help to remove the protein stains, starch stains, उनको रिमूव कर these enzymes are used। तो कपड़ों को आप लोगों ने प्री सॉक करना है, और जब आप प्री सॉक करेंगे फिर उसके बाद ये आप लोगों ने इस पर अप्लाई करना है, सॉलिड स्टेट में नहीं करना है, प्री सॉकिंग करवानी है। मतलब ये कि आप लोगों ने कपड़ों को सॉक करना है पानी में, फिर उसके बाद जो है डिटर्जेंट अप्लाई करना है, जिस तरह हम आमतौर पर करते हैं। उसके बाद ये तो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू रिमूव द प्रोटीन्स
स्टार्च स्टेन्स, दे आर आल्सो एबल टू डाइजेस्ट फैट्स। अगर कपड़ों पे चिकनाई हो, ऑयल लगा हो, ग्रीसेस लगे हो, तो उनको भी जो है क्या करते हैं, कपड़ों को स्टेन से जो है मुकम्मल जो है फ्री करवाते हैं बायो डिटर्जेंट। और इसमें एंजाइम्स होते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इसकी एंजाइम्स की बात कर रहा हूँ कि ये बायो डिटर्जेंट जो है आम मार्केट में अवेलेबल है और लोग इसको यूज करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बाज़ औक़ात हम कपड़ों को वॉश करते हैं तो वो हार्ड लगता है, या आप लोगों ने देखा हो कि हम कपड़ों को वॉश करते हैं या आम केमिकल के जरिए तो बहुत हार्ड होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, बाज़ औक़ात आप लोगों ने वो कंफर्ट का नाम केमिकल, वो सॉफ्टनर जो होते हैं कंफर्ट फॉर्म में, उसको सॉफ्टनर भी कहते हैं, पानी में हम डाल देते हैं कुछ टाइम के लिए, कपड़ों को उसमें रख देते हैं। तो इवन ये कपड़े तो हमारे तो कपड़े तो खैर अजीब से हैं, लेकिन ये है कि जो शर्ट होते हैं, टी शर्ट्स होते हैं, जीन्स होते हैं, उनको फिर आपको इस्त्री करने की, आयरन करने की जरूरत भी नहीं होती, प्रेस करने की उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो इतने उन रेशो को जो है सॉफ्ट कर लेते हैं कि उन पे दोबारा जो है आप लोगों को प्रेस करने की जरूरत भी नहीं होती है, ये सॉफ्टनर। तो उसमें भी क्या होते हैं, उसमें भी जो है एंजाइम्स होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल, जो कंफर्ट बायोलॉजिकल जो है उसमें जो केमिकल्स होते हैं, बायोलॉजिकल केमिकल भी है लेकिन एंजाइम भी है, और वो बायोरिप्लेस का काम ये है कि उन रेशो को जो है क्या करे, सॉफ्ट करे केमिकल प्रोसेस के जरिए। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, एक तो होता है आम ट्रेडिशनल मेथड हमारा क्या है, सदाकत जूस वाला लवर शोहर, और उसको कहते हैं लेकर जूस जोड़का, वो कहता है चारमिक्स बनाए, ये बनाए, कौन सा बनाए, वो आप लोगों के लिए जूस बनाते हैं ना, वो ब्लेंडर लगा होता है और ब्लेंडर लगाता है और उसको ब्लेंड करता है। आप उसको बार बार कहेंगे यार इसमें जो है क्या करे, इसमें जो है आइस मत डालें, लेकिन वो फिर भी आइस इसमें डालता है। ये आप लोगों ने शायद ऑब्जर्व किया होगा, आप उसको बार बार कहते हैं। रीजन ये होता है कि जब वो ब्लेंड करता है तो ब्लेंडिंग के दौरान जो है बहुत ज्यादा रगड़ होती है और उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो बहुत हार्ड हो बन जाता है। इसलिए उसका टेम्परेचर कम करने के लिए, क्योंकि हार्ड जो है जूस हो तो डेफिनेटली आप लोग उसको टेस्ट कम हो जाता है, तो वो बार बार उसमें जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ आइस उसमें डालते रहते हैं। ये आप लोगों ने शायद ऑब्जर्व किया कि उसका टेम्परेचर कम करने के लिए। तो ये ब्लेंडिंग के जरिए क्या होता है, फ्रूट्स की क्वालिटी, फ्रूट्स की जूस है, जूस जो है वो खराब हो जाता है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, तो उसकी क्वालिटी, उसकी जो कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन, वो खराब हो जाती है। तो बाहर की इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, बाहर की इंडस्ट्री वाले इस तरह करते हैं कि फ्रूट्स लेते हैं, सुने प्लीज, उनको जो है फ्रूट्स लेते हैं, उनको स्मॉल स्मॉल पीसेस में, इस तरह नहीं करते कि ब्लेंडिंग करते हैं, लेकिन उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट कर लेते हैं और फिर उसमें जो है प्री सॉन्ग जो है एंजाइम डाल देते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम। अब ये एंजाइम जो है कौन कौन से एंजाइम होते हैं, हेमिसेलुलोज एंजाइम होते हैं। और ये जहाँ पे फ्रूट्स जो है, जहाँ पे जो फ्रूट्स का जूस पेक हुआ है प्लांट के अंदर, जिन सेल में फ्रूट जो है जूसेस के जो सेक्स है, सेक्स होते हैं, तो जहाँ पे नहीं नहीं सदाकत पे बस करना, जो फ्रूट सेक्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, ये वहां पे जाते हैं और वहां पे जो सेलुलोज वाल होते हैं उसको खत्म करते हैं, और जैसे ही सेलुलोज वाल खत्म हो जाते हैं उससे जो फ्रूट सेक्स है उससे वो फ्रूट्स बाहर निकलना शुरू हो जाता है। टेम्परेचर कम होता है, लो टेम्परेचर पे फ्रूट्स की क्वालिटी खराब नहीं होती, उसकी जो नेचुरल कंपोजिशन है वो डिस्टर्ब नहीं होती। तो इसके लिए क्या करवाते हैं, फ्रूट जूस प्रोडक्शन के लिए भी ये लोग ये प्रोसीजर, फ्रूट जूस प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्रूट जूसेस, सुने प्लीज, द सेल ऑफ द फ्रूट हैव टू बी ब्रोकन बिफोर द बल्क ऑफ द जूस। जब इससे निकालते हैं तो स्मॉल स्मॉल पीसेस में, एंड प्लांट सेल वॉल आर बिल्ड बाय मोस्टली मेड ऑफ द सेलुलोज होता है, फाइबर्स which together by pectins and hemicelluloses होते हैं। तो यहाँ पे दे एक्सट्रीमली टफ होते हैं, वेरी हाई टेम्परेचर आर यूज्ड टू ब्रेक डाउन ब्लेंडर के जरिए हमने, तो जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ द फ्रूट खराब हो जाती है, फ्रूट्स की जो क्वालिटी होती है खराब होती है, जिसमें जो है द कलर एंड फ्लेवर ऑफ द फ्रूट्स। तो ये लोग क्या करते हैं, फिर इसमें चीनी डालते हैं, फिर इसमें जो है क्या करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो है फ्लेवर डालते हैं कि इसका टेस्ट आ जाए। तो ये टेस्ट डालने इसकी वजह से खराब हो जाता है, ये ज्यादा ब्लेंडिंग की वजह से। इसलिए लोग क्या करते हैं, जो इंडस्ट्रीज होती है तो इसको के लिए वो प्री सॉक कंडीशंस में एंजाइम इसमें ऐड करते हैं, हेमिसेलुलोज एंजाइम यूज करते हैं, एंड दीज एंजाइम आर रिस्पॉन्सिबल टू रिलीज द फ्रूट फ्रॉम द फ्रूट सेक्स। तो जहाँ पे फ्रूट सेक्स होते हैं वहां से ये फ्रूट रिलीज कर लेते हैं, फ्रूट जूसेस जो है वहां से रिलीज कर लेते हैं, तो वो आसानी के साथ जो है रिकवर होते हैं। अच्छा, आप लोगों ने शायद ये इंडियन वालों को नहीं पता होगा, लेकिन हमने मुख्तलिफ जगहों पे इनको देखा है। शायद आप लोग काजू जानते हैं ना, काजू, तो काजू से जब ये लोग ये क्या करते हैं, ये ड्राई फ्रूट रिमूव कर लेते हैं,
तो इनका जो फ्रूट रह जाता है वो बिल्कुल ग्रीन कलर का होता है। और वो ग्रीन कलर ये क्या करते हैं, ये ग्रीन कलर को जो है एक जगह इन्होंने बनाई होती है, एक जगह बनाई होती है, और उसमें जो है ये सारे ग्रीन कलर के फ्रूट जो है वहां पे रख देते हैं। और फिर लोग आते हैं, उन्होंने बड़े बड़े शूज पहने होते हैं और वो शूज के साथ जो है उन पे घूमते इस तरह करते हैं, और उससे वो जूस निकलता है। ठीक है, उससे वो जूस निकलता है, ये मुंह करते हैं उस पर और उससे वो जूस निकलता है। वहां पे फिल्टर लगा होता है, वो फिल्टर होता है और फिर चला जाता है और लोग उसको जो है मार्केट में जो है फरोख्त करवाते हैं। और वो खासा एक्सपेंसिव होता है, वो खासा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल और 4000 ईयर बेक प्रोसीजर को जो है वो फॉलो करते हैं। तो ये अगर आप लोग देखिए फ्रूट जूसेस के प्रिपरेशन में जो है अगर इंडस्ट्री वाले इसको यूज करते हैं, सिर्फ शेक प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। केन शुगर लेते हैं, केन शुगर का जूस जो होता है उसको थिक सिरप में कन्वर्ट करते हैं और उसमें जो है जाइमेस, इनवर्टेज, डायस्टेज, जाइमेस, इनवर्टेज, डायस्टेज, ये एंजाइम इसमें ऐड किए जाते हैं और इनको प्रोसेस करने के बाद जो है देयर कन्वर्ट इथेनॉल, इथेनॉल में कन्वर्ट होते हैं, बायोफ्यूल्स जिनको हम कहते हैं। तो बायोफ्यूल्स की प्रोडक्शन के लिए, सॉरी प्लीज, इथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं, एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। ये स्टार्च लेते हैं, ग्रेन्स लेते हैं, ग्रेन्स जो है उनको जो है प्री सॉक कर लेते हैं पानी में कुछ दिनों के लिए, फिर उससे वो स्टार्च निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद जो इसमें एंजाइम्स जो है मिक्स करवाते हैं, डाल देते हैं, यीस्ट डाल देते हैं, और राउंड अबाउट 20 डेज के बाद जो है इससे इथेनॉल की प्रोडक्शन होती है। तो शुगर केन से भी इथेनॉल बनाया जाता है। और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखिए बात सुने प्लीज, यहाँ पे ये आम स्टार्च जो होती है ये तो स्टार्च सेलुलोज हो, उससे भी जो है हम इथेनॉल की प्रोडक्शन कर सकते हैं। और इसके अलावा शुगर केन जो है इंडस्ट्री वाले जो है उससे मैंने क्या कहा, डायस्टेज, इनवर्टेज, डाइमेज, ये 3 एंजाइम्स है एंड दीज आर रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम द प्लीज शुगर केन से जो है इसकी प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। अच्छा बस ये खबर हो रही है, बस अखीरी दे, बिल्कुल अखीरी, सॉरी, ये सिर्फ अखीरी है। तो अगर आप लोग देखें बास जो है हाई फ्रूट्स जूसेस जो होते हैं या हाई फ्रक्टोज सिरप जो होते हैं, हाई फ्रक्टोज सिरप जो होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग देखें तो मोस्टली जो है जो मेडिसिन होते हैं, तो मेडिसिन बहुत अजीब से टेस्ट के होते हैं, कड़वे होते हैं। हाँ, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि एंटीबायोटिक्स होते हैं, एंटीबायोटिक कितने कड़वे होते हैं। अब वो हमारे लिए तो इतना मसला नहीं होता है, लेकिन जो किड्स के होते हैं उनके लिए इश्यूज होता है। अच्छा ना, ठीक है, खैर आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा इसमें जो है एडिटिव ऐड किए जाते हैं, और वो एडिटिव क्या होते हैं, दे एक्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वीटनर का काम करते हैं। तो वो उसकी जो कड़वाहट होती है वो कम हो जाती है, उसकी एफिकेसी कम नहीं होती, उसकी कड़वाहट कम करने के लिए इसमें क्या कहते हैं, हाई जो है कारण सिरप जो है यूज होते। तो ये अगर आप लोग देखिए स्वीटनर जो होते हैं, स्वीटनर आमतौर पे जो है मेडिसिन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वीटनर इसमें ऐड किए जाते हैं, चाहे वो फूड फॉर्म में हो, ड्रिंक्स फॉर्म में हो, या जो है मेडिसिन फॉर्म में हो, तो हाई फ्रक्टोज कारण सिरप एंड दैट इज मोस्टली जो है मेड फ्रॉम द स्टार्च होते हैं। अच्छा देखें, स्टार्च आप लोगों ने देखा होगा टेस्टेड है, स्टार्च पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो टेस्टेड होते हैं, लेकिन जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं या डाइसेकेराइड्स होते हैं वो स्वीट एंड टेस्ट होते हैं। ये आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि जो डाइसेकेराइड्स होते हैं और यहाँ जो है मोनोसेकेराइड्स होते हैं ये स्वीट एंड टेस्ट होते हैं, लेकिन पॉलीसेकेराइड है वो टेस्टेड होते हैं, उनका कोई टेस्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है उनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती। जब हम उसको फूड फार्म में लेते हैं तो उनकी हाइड्रोलिसिस यहाँ पे नहीं होती, और ये जो डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड है, उनकी हाइड्रोलिसिस शुरू होती है, तो इसी वजह से जो है वो स्वीट एंड टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे इनमें स्टार्च ऐड किया जाता है और साथ में ऐसे एंजाइम ऐड किए जाते हैं कि वो एंजाइम जो इसमें है वो एंजाइम आर रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट द स्टार्च इनटू ओलिगोसेकेराइड में कन्वर्ट करे, डाइसेकेराइड में इनको कन्वर्ट करे, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू स्वीट एंड टेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो हाई कारण सिरप जो होते हैं तो उसमें मोस्टली तो फूड में ड्रिंक्स जो होते हैं, आम जो हम जो है एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, इसमें हाई फ्रक्टोज कारण सिरप इसमें ऐड किए जाते हैं, चाहे इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन फॉर्म में हो, लेकिन ये हाई कारण सिरप जो है मोस्टली मैन्युफैक्चर फ्रॉम द स्टार्च। तो दे आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द स्टार्च से जो है इनको बनाया जाता है। तो क्या करते हैं, तो ग्रेन आर मिल्ड, ग्रेन्स जानते हैं जो भी जो है स्टार्च के दाने होते हैं, स्टार्च वाले जो है
उनको ग्राइंडिंग करते हैं एंड दे आर मिक्स विद स्लरी एंजाइम्स। सबसे खबर हो समझा ना राजा बस आखिरी आखिरी 2 सेंटेंसेस थी, आखिरी 2 सेंटेंसेस थी। राजा देना पास पहुंचो 10,000 से कम अखली 10,000 2,000 ना 10,000 एंड द एंजाइम एमाइलेज जो है इसमें क्या कहते हैं राजा इजार थे वो बस तेरे 2 सेंटेंसेस। तो आपको पता है कि स्टार्चेस जो है उनको डिग्रेडेशन के लिए उनको जो है मतलब ये कि हाइड्रोलाइसिस में एमाइलेज एंजाइम तो क्या किए जाते हैं, इन ही स्टार्च जो कारण फ्रूट्स में ऐड किए जाते हैं इनमें के साथ साथ एमाइलेज एंजाइम भी इसमें ऐड किए जाते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड्स इनटू ओलिगोसेकेराइड्स एंड मोनोसेकेराइड में जो है ये कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, फाइनली द सिरप इज पास डाउन अ कॉलम ऑफ इमोबिलाइज्ड ग्लूकोज एंड दैट इज जो है इसमें क्या होता है आइसोमेरेज एंजाइम। ऐसा भी ना हो कि ग्लूकोज हो, क्योंकि ग्लूकोज अगर आ जाए तो वो तो खतरनाक है मेडिसिन, वो तो जो है खतरनाक है। तो क्या करते हैं मोस्टली जो है इनको फ्रक्टोसिस में कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रक्टोसिस ज्यादातर सेफ होते हैं, ग्लूकोज बहुत खतरनाक है, फ्रक्टोसिस सेफ होते हैं। तो दे कन्वर्ट जो है ये क्या है सुपराइज, तो दिस कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू फ्रक्टोज, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू फ्रक्टोज। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये एमाइलेज एंजाइम। ठीक है, चलिए थैंक यू।